बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपना नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेसन में हमने जो चीज़ें कवर कर ली हैं वो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद जो सेल के हवाले से हमने अगली चीज़ जो स्टार्ट करनी है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की हमने थोड़ा सा ब्रीफिंग ले ली थी कि साइटोप्लाज्म जो है वो चीज़ क्या है और प्रोटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म में डिफरेंस क्या है। अब ये कि साइटोप्लाज्म की जो कंपोजिशन है इसमें 90% जो है वो वाटर है और बाकी जो 10% है इसमें डिफरेंट आयंस हैं और मॉलिक्यूल्स हैं और वो इसमें सॉल्यूशंस की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट काइंड्स के सॉल्यूशन। और कौन से सॉल्यूशंस इसमें कितनी रेशो में होंगे, कौन से मॉलिक्यूल्स कितनी रेशो में होंगे, ये डिपेंड करता है कि वो सेल जो है वो कौन सा है। अब ये साइटोप्लाज्म जो है ये दो तरह से हो सकता है, या तो ये जेल की फॉर्म में होगा या फिर ये जेल की फॉर्म में नहीं होगा, सिंपल सॉल्यूशन की फॉर्म में होगा। तो अगर ये सॉल्यूशन की फॉर्म में हो, नॉन विस्कस हो, थिक ना हो, पतला सॉल्यूशन हो, दैट इज़ नोन एज द सोल। और अगर ये थिक हो, जेली लाइक हो, विस्कस हो तो उसको फिर हम जेल का नाम देंगे। तो ये दो टाइप्स में हो सकता है, सोल एंड जेल। सोल आप समझ सकते हैं कि जो नॉन विस्कस पतला, जेल जिसकी कंसिस्टेंसी जो है वो जेली लाइक होगी। और अमूमन होता क्या है कि जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो पेरिफेरल एरियाज में दैट इज़ लाइक द जेल और सेंटर में वो सोल लाइक होता है। बाकी हर सेल जो है वेरी करता है कि उसमें साइटोप्लाज्म जो है कौन सी लोकेशन में किस तरह का है, फिर कौन से इंडिविजुअल के कौन से ऑर्गन्स के सेल हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये इसमें काउंट करती हैं। अब ये कि साइटोप्लाज्म जो है जो कि सेल ऑर्गेनेलिस के बगैर सिर्फ साइटोप्लाज्म की हम बात कर रहे हैं, इसका फंक्शन या इसकी यूजेज जो है वो क्या है, तो दैट इज़ द storehouse of the main chemicals which are required for the metabolic activities of the cell। और बहुत से important जो सेल के प्रोसेसेस हैं, फॉर एग्जांपल जो ग्लाइकोलिसिस है वो साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म जो है ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है सब सेल ऑर्गेनेलिस के लिए। इसके बाद जो सेल ऑर्गेनेलिस आज हम स्टडी करेंगे उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम स्टडी करेंगे, राइबोसोम स्टडी करेंगे और गोल्जी बॉडीज़ को डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले जो हमने स्टडी करना है वो है जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले हम ये देखें कि ये चीज़ क्या है। तो ये ऑर्गेनेलिस हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर नेटवर्क की फॉर्म में, चैनल्स की फॉर्म में, चैनल्स को आप क्या समझ सकते हैं, बारीक बारीक नालियों की शक्ल में ये प्रेजेंट होते हैं और इस तरह से प्रेजेंट होते हैं कि कॉन्टीन्यूअस होते हैं। सेल मेम्ब्रेन से लेके तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक ये कॉन्टीन्यूअसली प्रेजेंट होते हैं। अब इनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो किस फॉर्म में हैं, ये फ्लैटेंड सैक्स की फॉर्म में हैं कि वेजिकल्स हैं, थैलियाँ हैं और ये पतली होके एक दूसरे के ऊपर जो है अटैच हुई हैं। इनको हम फ्लैटेंड सैक्स का नाम देते हैं। और फ्लैटेंड सैक्स जो है वो क्या कहलाते हैं, दे आर नोन एज सिस्टर्नी। ये आपके सामने जो डायग्राम है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शो कर रहा है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप ये देखें कि ये एक फ्लैटेंड सैक्स के फॉर्म में है एंड दीज सैक्स या फ्लैटेंड चैनल्स आर आल्सो नोन एज सिस्टर्नी। सिस्टर्नी है और सिस्टर्नी के दरमियान ये स्पेस भी है कि कंजेक्टिव जो आपस में अटैच सिस्टर्नी है उनके दरमियान जो स्पेस है दैट इज़ नोन एज सिस्टर्नल स्पेस। तो ये जो डायग्राम में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नज़र आ रहे हैं ये सेल मेम्ब्रेन के साथ एक तरफ से अटैच हैं और दूसरी तरफ से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप के साथ अटैच हैं। उसके बाद हम इसकी कैटेगरीज पे आते हैं। इसकी कैटेगरीज जो हैं दो कैटेगरीज हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ई फॉर एंडोप्लाज्मिक, आर फॉर रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका स्ट्रक्चर, इनकी शेप सब कुछ सेम है, सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है। वो चीज़ क्या है कि इनकी सरफेस के ऊपर, इनकी सरफेस जो है वो स्मूथ है, इनकी सरफेस रफ है। क्यों रफ है? ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल लाइक पार्टिकल्स ऑन देयर सरफेस। और वो ग्रेन्यूल लाइक पार्टिकल्स क्या होते हैं, दे आर नोन एज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो हैं वो इनके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं।
ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये आपके सामने जो हैं जिनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, दे आर नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और जो स्मूथ हैं जिनकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स नहीं हैं, दे आर नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब ये कि हम आते हैं इनके फंक्शंस की तरफ कि ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, इन्होंने काम क्या क्या करना होता है। तो इनकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच हैं। राइबोसोम्स का क्या काम होता है? राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये राइबोसोम्स जो हैं प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन बनने के बाद डायरेक्टली जो हैं वो सेल में या साइटोप्लाज्म में नहीं जाएंगे, वो इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चले जाएंगे। उनके अंदर जाके अपनी प्रॉपर शेप जो है, चाहे वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है या क्वार्टरनरी है, उसको वो अटेन करेंगे और प्रॉपर शेप में आने के बाद इनके अंदर असेंबल होने के बाद वो साइटोप्लाज्म में बाहर आएंगे। इसके अलावा जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनके और भी बहुत से फंक्शन है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका तो आपने फंक्शन ये देख लिया कि राइबोसोम्स के साथ अटैच होने की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस में दे आर इन्वॉल्व्ड। कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाना जो है वो काम किसका है? राइबोसोम्स का। पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाने के बाद इनको जो है हवाले कर दिया जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, जो कि इनको इनकी प्रॉपर शेप, प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ प्रोड्यूस करके साइटोप्लाज्म में छोड़ते हैं। उसके बाद जी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उनके भी कुछ और काम हैं, कुछ फंक्शंस हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर आपको जो क्वेश्चन आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फंक्शंस ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तब आप ये जो मैं भी आपको बताऊंगी वो आप मेंशन करेंगे नंबर 1 से लेके नंबर 5 तक। और अगर एज अ होल पूरे का पूरा आपको क्वेश्चन आए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फंक्शन परफॉर्म बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसमें आप ये कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी लिखेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस के साथ इसका जो रिलेशनशिप है, और उसके बाद ये कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो फंक्शंस अभी स्टार्ट हो रहे हैं उनको भी फिर आप नंबर वाइज डिस्कस करेंगे। तो रफ का आपने डिस्कस कर लिया, देख लिया फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन्स। और रफ एंडोप्लाज्मिक के बाद जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो फंक्शंस हैं उसमें नंबर 1 पे आ जाता है मेटाबॉलिज्म ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, पार्टिकुलरली लिपिड्स। ये मेंशन है यहाँ पे, मेटाबॉलिज्म ऑफ ए नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल। मेटाबॉलिज्म से अब आप क्या समझते हैं कि बनते भी हैं, टूटते भी हैं इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, एंड स्पेशली या पार्टिकुलरली दे आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिपिड्स। उसके बाद नंबर 2, नंबर 1 ये हो गया मेटाबॉलिज्म ऑफ द लिपिड्स। नंबर 2 है डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल ड्रग्स, कि हार्मफुल ड्रग्स जो बॉडी के अंदर गए, सेल के अंदर गए, उनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ वाले जो हैं उनके अंदर डिटॉक्सिफाई किया जाएगा। उसके बाद जी नंबर 3 में इनकी आ जाती है फंक्शन इनका कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस। ये इम्पल्सिस क्या चीज़ हैं? इम्पल्सिस जो हैं ये मैसेजेस हैं। नर्वस जो सिस्टम है, जो कोऑर्डिनेशन का सिस्टम है, उसमें जो मैसेजेस आते हैं दे आर नोन एज इम्पल्सिस। और ये जब नर्वस सिस्टम का आप चैप्टर देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनको भी ट्रांसमिट करने का, पहुंचाने का पूरा एक तरीका होता है। तो सेल के अंदर ये जो ट्रांसमिट होती हैं इम्पल्सिस, उनके लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये एग्जाम्पल किस किस के दिए हुए हैं? मसल सेल, नर्व सेल, इन दोनों के अंदर जो है नर्व इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करने के लिए जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका भी रोल है। इसके बाद जी जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल्स इनसाइड द सेल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर पार्ट ऑफ द सेल, ये ट्रांसपोर्टेशन जो है दैट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद लास्ट जो है इसका फंक्शन जो हम देखते हैं कि मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल टू मेंटेन इट्स शेप। के आप ये देखें कि आपके पास एक बैलून है, वो एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो उसकी प्रॉपर शेप जो है उसको मेंटेन रखना वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन उसके अंदर आप कोई स्ट्रक्चर डाल देते हैं, कोई नेटवर्क डाल देते हैं, तो फिर उसकी जो है वो प्रॉपर एक शेप जो है वो मेंटेन रखना वो ज़्यादा इजी जो है वो पॉसिबल हो सकता है। तो इसके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आपने 5 फंक्शंस देख लिए। मेटाबॉलिज्म ऑफ द लिपिड्स एंड अदर मॉलिक्यूल, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द हार्मफुल ड्रग्स, नंबर 3 ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्सिस, नंबर 4 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल इनसाइड द सेल, एंड नंबर 5 टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट एंड टू मेंटेन इट्स शेप।
ये इसके जो है 5 मेजर फंक्शन हैं। और अगर आप एज अ होल जो है इसके फंक्शन को डिस्कस करते हैं तो नंबर 6 पे आ जाता है प्रोटीन सिंथेसिस बाय मींस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दैट्स इट विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोथ स्मूथ एंड रफ। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द राइबोसोम्स। ये हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज के अलावा साइटोप्लाज्म में और क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, दे आर सेल इंक्लूजन्स, जिसमें इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो हैं, वेस्ट जो हैं, वैक्यूल्स जो हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। जो नॉन लिविंग होंगे they are known as cell inclusions and livings are known as cell organelles। एक को हमने डिस्कस किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे जो हैं वो राइबोसोम्स हैं। अब राइबोसोम्स जो हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने देखा कि फ्लैटेंड सेक्स की जो हैं लेयर्स हैं और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, बट राइबोसोम्स आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ये मेम्ब्रेन से ना तो बने हुए हैं या ना ही मेम्ब्रेन्स जो हैं इनको बाउंड कर रही हैं। तो ये फिर किस चीज़ के बने हुए हैं, दे आर मेड अप ऑफ RNA एंड प्रोटीन एंड इक्वल अमाउंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन, सो दे आर ऑल्सो नोन एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। ऑर्गेनेलिस नहीं, पार्टिकल्स, क्योंकि ये RNA और प्रोटीन से मिलकर बनने वाले पार्टिकल्स हैं। दोनों की इक्वल अमाउंट्स मिलके इन पार्टिकल्स को बनाते हैं। अब ये कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये है जी इसका स्ट्रक्चर राइबोसोम्स का। आप देखें कि इसमें 2 सब यूनिट्स हैं, ये देखें ये अलग अलग, ये इसका लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है। 2 इसके सब यूनिट्स हो गए, दोनों मिलके एक दूसरे के साथ मैग्नीशियम आयंस के साथ जो है वो अटैच होते हैं और अटैच होके ये राइबोसोम्स को बनाते हैं। अब इनका जो है जब ये दोनों सब यूनिट्स अलग अलग होंगे तो इनका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो है इसका 60S है, इसका 40S है। ये 60 और 40 टोटल मिलाएं तो कितना बन जाता है 100, लेकिन यह कि जब ये यूनाइटेड फॉर्म में होते हैं तो इनका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो है वो 80S है। ये रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या चीज़ है कि जब आपने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस देखा है कि डेंसिटी डिफरेंट डेंसिटी के लेयर्स में ऑर्गेनेलिस डाल के तो उनको रोटेट किया जाता है एट वेरी हाई स्पीड, तो अपनी अपनी डेंसिटी के मुताबिक जो है वो सेटल हो जाते हैं। तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो है एस जो है इसका एक यूनिट है, स्वेडबर्ग यूनिट के नाम से है, जो कि इसको मेजर करता है कि किस रेट पर जाके सेडिमेंट होता है अपनी डेंसिटी के सॉल्यूशन के अंदर जाके ये सेट होता है। अब राइबोसोम्स का मेजर फंक्शन क्या है, राइबोसोम का मेजर फंक्शन जो है दैट इज़ द प्रोटीन सिंथेसिस। ये खुद कहाँ पे बनते हैं, दे आर असेंबल्ड इनसाइड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर कहाँ पे न्यूक्लियोलस जो प्रेजेंट होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। और फिर ये बाहर साइटोप्लाज्म में कैसे आते हैं, थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे सुराख या पोर्स या होल्स होते हैं, उनमें से गुजर के तो बाहर ये सेल मेम्ब्रेन में ये साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। कुछ जो हैं वो फ्रीली फ्लोटिंग होते हैं इन द साइटोप्लाज्म, और कुछ जो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होकर उनकी सरफेस के ऊपर उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बना देते हैं। अब ये कि राइबोसोम्स का काम क्या है, राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। और ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते कैसे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये कि इनके साथ मैसेंजर RNA अटैच होता है, आके कहाँ से, न्यूक्लियस से आके मैसेंजर RNA इनके साथ अटैच होगा, और जब न्यूक्लियस के साथ जो है ये इसे आके ये अटैच होगा इनके साथ, तो ये राइबोसोम्स जो हैं उसके मैसेज को रीड करेंगे। रीड करने के बाद क्या करेंगे कि जो मैसेज आएगा उसके मुताबिक ये अमाइनो एसिड्स को अटैच करके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाना शुरू कर देंगे। अब ये रेड कलर की स्ट्रिंग क्या है, ये मैसेंजर RNA है जो कि मैसेज लेके आया है। कहाँ से मैसेज लेके आया है, ये न्यूक्लियस से मैसेज लेके आया है। अब राइबोसोम्स जो है इसके ऊपर अटैच हैं, ये राइबोसोम्स के अंदर से गुजरता जा रहा है, और जो मैसेज ये लेके आया है राइबोसोम्स उसको रीड करते जा रहे हैं, और उसको रीड करने के बाद जो है यहाँ से जो ट्रांसफ़र RNA है साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड्स को तलाश करके ये पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ जो है वो अटैच करते जाएंगे। ये आप देखें कि ये ब्लू कलर की स्ट्रिंग क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, और ये हर स्टेज पे बड़ी होती जा रही है कि इसके साथ
यहाँ पे एक जो है राइबोसोम का मॉलिक्यूल, उसने मैसेज को आइडेंटिफाई किया ऑफ द मैसेंजर आरएनए। ये रेड स्ट्रिंग जो है मैसेंजर आरएनए है और ये ब्लू स्ट्रिंग जो है ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो यहाँ से मैसेज को स्टडी किया, यहाँ पे अमाइनो एसिड को अटैच किया, अगला मैसेज स्टडी किया, दूसरा अमाइनो एसिड अटैच किया, एंड सो ऑन। अगला जो है मैसेज रीड किया और अमाइनो एसिड अटैच किए। तो यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन जो है बड़ी होते होते जब कंप्लीट हो जाती है तो वो राइबोसोम्स को छोड़ के फ्री हो जाती है। अब ये जो है ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन चुकी है, बट दैट इज जस्ट चेन। जब इसने प्रॉपर मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स में चेंज होना है तो इट वुड बी ट्रांसफर्ड इनसाइड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहाँ पे जाके इसकी फॉर्मुलेशन होगी और प्रॉपर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इससे बन जाएंगे। सो आपने डिस्कस कर लिया राइबोसोम्स को एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड टू काइंड्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ वी कम टू द गोल्जी बॉडीज। अब आप देखें कि गोल्जी बॉडीज के लिए बहुत से नाम आते हैं। गोल्जी अपरेटस का नाम भी आता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम भी आता है। तो गोल्जी हमेशा आता है। गोल्जी फिर कौन है, क्या है? तो दैट इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने इन ऑर्गेनेलिस को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया इन 1898। अब ये कि ये एक जैसे नहीं होते, इसमें सेक्स भी हैं, इसमें वेजिकल्स भी हैं, पूरा ये एक अपरेटस बनाते हैं और ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस हैं। सो दे आर ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। अब ये किस चीज़ से, इनकी कंपोजिशन क्या होती है? इनकी कंपोजिशन अगेन फ्लैटेंड सेक्स, जैसे कि हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा था, इसी तरह से इसमें जो सेक्स हैं, फ्लैटेंड सेक्स जो हैं वो मिलके तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बजाय जो है यहाँ पे ये गोल्जी अपरेटस को बना रही हैं। अब आप ये देखें, ये पूरे का पूरा जो है ये गोल्जी अपरेटस है। ये जो है इसमें फ्लैटेंड सेक्स हैं और इनको अगेन सिस्टर्नी का नाम दिया जाता है। ये छोटे छोटे से पाउचेस हैं, वेजिकल्स हैं, दीज आर नोन एज गोल्जी वेजिकल्स। और ये सब चीज़ें मिलके गोल्जी कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं। ये आप देखें, जो वाइट कलर में आपको शीट नज़र आ रही है दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसके बाद जो वेजिकल्स हैं ये आप देखें कि ये वेजिकल्स हैं, क्योंकि गोल्जी बॉडीज़ जो हैं ये बनते कैसे हैं कि इस तरह के बहुत से गोल्जी वेजिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होके बड़े से वेजिकल बना देते हैं और वो बड़े वेजिकल्स जो हैं वो फिर फ्लैट हो जाते हैं। फ्लैट होके तो ये स्टैक हो जाते हैं एक लेयर के फॉर्म में एंड दे आर नाउ नोन एज गोल्जी अपरेटस। अब इसकी जी दो फेज होती हैं, एक जो है इसकी फॉर्मिंग फेज होती है, दूसरी इसकी मैच्योरेशन फेज होती है। इसको फॉर्मिंग फेज का नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि गोल्जी अपरेटस जो हैं या गोल्जी बॉडीज जो हैं बनते कैसे हैं कि गोल्जी वेजिकल्स जो हैं छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं, ये मिलके जब आपस में फ्यूज होते हैं और बड़े वेजिकल्स को बनाते हैं तो ये इसकी इस कॉन्वेक्स साइड पे बनाते हैं। सो दैट इज़ नोन एज फॉर्मिंग फेज ऑफ गोल्जी अपरेटस। और यहाँ पे जो है इस फेज पे जो कि कॉन्केव साइड है, इसकी अंदर वाली साइड जो है, यहाँ पे गोल्जी अपरेटस जो हैं ये मेच्योर हो चुके हैं। सो दैट इज़ नोन एज द मैच्योरेशन फेज ऑफ द गोल्जी अपरेटस। सो यहाँ पे आपने ये देखा कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो हैं, गोल्जी अपरेटस जो हैं, ये गोल्जी वेजिकल्स से मिलके बन रहे हैं। अब ये कि इनका मेजर फंक्शन क्या है? फंक्शन है जी इनका कि दे आर कंसर्न विद सेल सिक्रीशन। सेल की सिक्रीशंस के साथ जो हैं ये रिलेट होते हैं कि सेल के अंदर कोई भी चीज़ सिक्रीट होनी है तो वो गोल्जी अपरेटस या गोल्जी वेजिकल में से गुजर के आएगी। तो ये सिक्रीशंस जो हैं प्रोड्यूस कैसे होती हैं? विद इन द सेल ऑन राइबोसोम्स। जो है जो प्रोटीन्स बनाएंगे ये पहले जो है राइबोसोम्स के साथ जो है ये इनको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो ये कहाँ पे इनको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा? इनसाइड द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। पहले ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, ये गोल्जी अपरेटस में एंटर होंगे, वहाँ से ये फाइनल या जो प्रोडक्ट है या फिनिश्ड प्रोडक्ट है अपनी फाइनल शेप में आएगा। उसके बाद ये सिक्रीट होगा आउटर द सेल, सेल के बाहर जब इसने सिक्रीट होना है। और इसके लिए एग्जांपल क्या है कि मैमल्स का जो पेंक्रियाज है या ह्यूमन का जो पेंक्रियाज है ये क्या चीज़ सिक्रीट करता है? ये ग्रेन्यूल सिक्रीट करता है जिनके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो हैं दे हैव रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ दीज ग्रेन्यूल्स। इनको बनाने में, इनको सिक्रीट करने में ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं और एंजाइम हैं उनको भी जो है
ट्रांसपोर्ट होने से पहले एक दफ़ा गोल्जी अपरेटस में जाके पैक हो जाते हैं। उसके बाद आप ये देखें कि गोल्जी अपरेटस के अंदर जब जाके कोई भी एंजाइम पैक हो जाएगा जिसने सेल से बाहर सिक्रीट होना है, तो फिर क्या होगा कि ये सेल के साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएंगे। अटैच होने के बाद ये सेल के बाहर उसको सिक्रीट कर देंगे। सो इनका काम क्या हो गया कि सेल की जो सिक्रीशंस हैं वो गोल्जी अपरेटस जो हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इसमें कहते हैं कि जी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस अपरेटस टू मॉडिफाई द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, के प्रोटीन्स और लिपिड्स जो हैं उनको मॉडिफाई करना, तब्दील करना, उनकी शेप को इम्प्रूव करना। कैसे? बाय मीन्स ऑफ अटैचमेंट विद द प्रोटीन्स एंड द लिपिड्स, प्रोटीन्स और लिपिड के साथ अटैच करके, बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट। कैसे? कि प्रोटीन के साथ जब कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होंगे तो दे आर नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन्स, और लिपिड्स के साथ जब कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होंगे दे आर नोन एज ग्लाइकोलिपिड्स। सो द फॉर्मेशन of the glycoprotein and glycolipids that would be take place inside the Golgi bodies। तो यहाँ तक आप देखें कि आपने इसमें जो है क्या चीज़ देखी है। आपने गोल्जी बॉडीज़ के अंदर गोल्जी लेयर्स हैं, मेम्ब्रेन्स हैं, फ्लैटेंड सैक्स हैं, गोल्जी वेजिकल्स हैं, और ये पूरी चीज़ें मिलके गोल्जी अपरेटस को या गोल्जी कॉम्प्लेक्स को बना रही हैं। अब आप ये देखें, ये तो डायग्राम जो है ये किस चीज़ की है, ये गोल्जी अपरेटस की है, और ये डायग्राम जो है पूरा सेल का इंटरनल कंटेंट है कि ये सेल वॉल है। उसके बाद ये अंदर साइटोप्लाज्म है सारा, और साइटोप्लाज्म के अलावा ये न्यूक्लियस है इसके अंदर। न्यूक्लियस के बाहर की आप देखें कि जो चार दीवारी है, ये जो बाउंड्री है, दैट इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके साथ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कॉन्टिन्यूअस है। अब यहाँ पे आप देखें कि इस एरिया में यहाँ पे गोल्जी अपरेटस जो है ये हमें नज़र आ रहे हैं, और ये इसकी जो है फॉर्मिंग साइड है, बाहर वाली जो कॉन्केव साइड है कि गोल्जी वेजिकल्स जो हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से जो है अटैच होंगे। अटैच होने के बाद जो है ये इसकी फॉर्मिंग फेज़ है, ये इसकी मैच्योरेशन फेज़ है। यहाँ पर ये मैच्योर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब जब ये चीज़ें जो हैं ये मैच्योर हो चुकी हैं, तो जो चीज़ें यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स जो थे कहाँ पे बने थे, प्रोटीन राइबोसोम्स ने पॉलीपेप्टाइड चेन बना के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सेंड कर दी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब ये सेंड होंगी तो ये वेजिकल्स की फॉर्म में यहाँ से रिलीज होंगी, पिंच ऑफ होते रहते हैं यहाँ से छोटे छोटे वेजिकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पिंच ऑफ होके साइटोप्लाज्म में आते रहते हैं। तो ये जो पिंच ऑफ हुए हुए वेजिकल हैं, अलग हुए हुए टूटे हुए, ये यहाँ पे आके फ्यूज़ करेंगे गोल्जी बॉडीज़ की फॉर्म में, और यहाँ पे आके आप देखें कि ये प्रॉपर शेप में जब फॉर्मुलेट हो चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं, तो उसके बाद अगेन ये छोटे छोटे वेजिकल्स में पिंच ऑफ हो रहे हैं, टूट रहे हैं। पिंच ऑफ होने से क्या मुराद है कि आप देखें सैक के साथ ही एक छोटा सा सर्कुलर पोर्शन जो है पिंच होके अलग हो रहा है, अलग टूट के अलग हो रहा है। तो क्यों अलग हो रहा है? क्योंकि इसमें जो है चीज़ें वो मौजूद हैं जो कि सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट होनी है। अभी पेंक्रियास के हवाले से आपने एक एग्जांपल देखी कि उसके ग्रेन्यूल्स जो हैं वो ट्रांसमिट होते हैं या ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसी तरह कोई भी एंजाइम्स, कोई भी प्रोटीन्स जो ट्रांसमिट होने हैं। अब ये स्टार्ट कहाँ से हुए थे? प्रोटीन की सिंथेसिस जो है राइबोसोम से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वहाँ से वेजिकल्स छोटे छोटे जो हैं पिंच ऑफ होके तो वो गोल्जी अपरेटस में चेंज हो गए। अब गोल्जी अपरेटस से पिंच ऑफ होके तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है या सेल मेम्ब्रेन जो है यहाँ से ये बाहर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। दैट्स इट विद द फंक्शन ऑफ द राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडीज। उसके बाद ये नेक्स्ट जो आपका है टॉपिक, दैट इज़ द लाइसोजाइम। इसको इंशाल्लाह ताला हम कल डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये काफ़ी डिटेल में है। तो जो कुछ आपने पढ़ा है इट्स इनफ फॉर टुडे। इसको आप अच्छी तरह से देख लें, पढ़ लें। फिर मैं बार बार आपसे कहूँगी कि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको आप अपने पास लिखते जाएं, नोट करते जाएं, और अगर आपको कहीं कोई ज़रूरत महसूस होती है तो आप कॉलेज आके उसको डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आने से पहले मुझे ज़रूर बताएंगे, और अकेले नहीं आना, घर से अम्मी को या बहन को साथ लेके आना है। तो सो इट्स इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।